भारतीय वित्त बाजार के अंग, अंग या प्रकार। एक बात बताओ, आदमी को पैसे की लेन देन किस अवधि के लिए होती है? अरे आदमी को पैसों की जरूरत है, अल्पकाल के लिए भी हो सकती है, लंबी अवधि के लिए भी हो सकती है। आदमी अपना पैसा कम समय के लिए भी जमा करा सकता है, लंबे समय के लिए भी करा सकता है। सही बात है क्या? अर्थशास्त्र का कोई भी डिसीजन समय को लेकर होता है। समय दो होते हैं, अल्पकाल और दीर्घकाल। तो इस आधार पर भारतीय वित्त बाजार के अंग भी दो ही हैं। एक का नाम तो है मुद्रा बाजार, वित्तीय बाजार के अंग में एक तो है मुद्रा बाजार और एक है पूंजी बाजार। पूंजी बाजार। और इसका पहला पॉइंट, इसका संबंध अल्पकाल, इसका संबंध अल्पकाल से है और इसका संबंध दीर्घकाल से है। वित्त बाजार में क्या होता है? पैसे का लेन देन। तो पैसे का लेन देन अगर अल्प समय के लिए हो तो वो तो मुद्रा बाजार है, और पैसे का ये लेन देन अगर दीर्घकाल के लिए हो तो वो क्या है? पूंजी बाजार है। क्लियर है? अब पैसे का लेन देन है मतलब करप्शन। भाई जहां कहीं भी पैसे के लेन देन की बात आती है वहां पे करप्शन शुरू होता है। आपने जो पैसा दिया हो सकता है वो जीवने के मूड में हो। तो इस बाजार में होने वाली अनियमित गतिविधियों को नियंत्रित करने की शीर्ष संस्था इसकी शीर्ष संस्था तो है आरबीआई, और इसकी शीर्ष संस्था है, बोलो, शीर्ष संस्था सेबी। नाम सुना है क्या? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। कुछ समझ में आया क्या भाई? ये अपने आप में क्वेश्चन भी है। भारतीय वित्त बाजार का अंग नहीं है तो दो ही अंग होते हैं, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। दूसरा क्वेश्चन, मुद्रा बाजार का संबंध समय की किस अवधि से होता है? तो अल्पकाल। पूंजी बाजार का संबंध समय की किस अवधि से होता है? तो दीर्घकाल। मुद्रा बाजार में होने वाली अनियमितताओं को नियंत्रित करने की शीर्ष संस्था कौन है? आरबीआई। और पूंजी बाजार को कंट्रोल करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? सेबी। लिख लीजिएगा इतना तो। वापस लिखिए आप, भारतीय वित्त बाजार के अंग। क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। एक तो आपने लिखा है मुद्रा बाजार, और एक है पूंजी बाजार। पूंजी बाजार के प्रकार दो होते हैं। एक तो होता है प्राथमिक, और इसको एक नाम से और जानते हैं, गिल्ट एड बाजार। और एक है द्वितीयक पूंजी बाजार। और द्वितीयक पूंजी बाजार का ही नाम वास्तव में क्या है?
शेयर बाजार। समझ गए क्या? शेयर मार्केट का तो नाम सुना ही होगा। तो ये पूंजी बाजार दो प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक का मतलब समझने के लिए अलग ही टॉपिक अलग से दिया हुआ है, इसलिए इस पे अलग से बात करेंगे बाद में। लेकिन आप एक कल्पना करो, जब मंडी में किसान सब्जी लेके जाता है तो थोक में तो खरीद फरोख्त होती है, एक बार थोक में खरीद फरोख्त होती है ना। एक बार तो आड़तिया और किसान के मध्य लेन देन हो गया सब्जी का। अब वो ही सब्जी खुदरा में फिर कई बार लेन देन की जाती है। समझ गए क्या? तो आड़तिया और किसान के मध्य सब्जी बिकना तो हो गया ये बाजार, और वही सब्जी अलग अलग विक्रेताओं के मध्य बंटना हो गया द्वितीयक पूंजी बाजार। द्वितीयक पूंजी बाजार, और द्वितीयक पूंजी बाजार ही वास्तव में क्या है? शेयर बाजार है। समझ में आ गया? हेलो, क्लियर है? अब देखो, आप अपना सिलेबस का अवलोकन करोगे तो ये अलग से टॉपिक लिखा हुआ है। एक टॉपिक तो लिखा हुआ है भारतीय बैंकिंग व्यवस्था, और एक तो टॉपिक लिख रखा है भारतीय शेयर मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे ही तो ये अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है, लेकिन ये दोनों टॉपिक वास्तव में है एक ही। इस बाजार के दो प्रकार हैं, उनमें से एक टॉपिक ये एक ही है। अब देखो, जो मुद्रा बाजार है, मुद्रा बाजार वो होता है दो प्रकार का। एक तो होता है असंगठित मुद्रा बाजार, और एक होता है संगठित मुद्रा बाजार। संगठन और असंगठन का तो मतलब समझ गए क्या? बेरोजगारी पढ़ाई थी आपको। संगठन का मतलब सिमिलरिटी, असंगठन का मतलब अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग। सही बात है क्या? अगर आप अजमेर की एसबीआई बैंक से हाउस लोन लोगे और आपने जयपुर की बैंक से हाउस लोन लिया, तो दोनों में ब्याज की दर अलग अलग होगी क्या? सेम ही तो होगी। अरे सेम ही तो होगी, यानी संगठन है भाई। सेम होने का मतलब क्या है? संगठित। और अपनी अपनी तर्ज और अपनी अपनी सुविधा, वो क्या है? तो असंगठित मुद्रा बाजार का मतलब क्या है? इसमें आते हैं सेठ, साहूकार, महाजन, निजी रिश्तेदार आदि। बोलो, ये बात समझ में आई क्या? आम जनता के मध्य लेन देन करती है मुद्रा का, तो उनके द्वारा पैसे के लेन देन में सिमिलरिटी है क्या? कोई तो 2 रुपया सैकड़ा से ब्याज पैसा देता है, कोई 1 रुपया सैकड़ा से देता है, कोई 10 रुपया सैकड़ा भी लेता है। नहीं समझे? कोई सेठ एक आदमी को तो 10,000 देता है, दूसरे को 1,000 भी नहीं देता, तीसरे को लाख भी दे सकता है। वो तो अपनी अपनी क्षमता है। नहीं समझे क्या? ये असंगठित है। क्लियर है? और संगठन का मतलब सिमिलरिटी है। तो संगठित मुद्रा बाजार का मतलब क्या हुआ? इसके दो अंग होते हैं। संगठित मुद्रा बाजार के दो अंग होते हैं, एक तो होता है प्रत्यक्ष अंग और एक होता है अप्रत्यक्ष अंग। प्रत्यक्ष अंग और एक होता है अप्रत्यक्ष अंग। यानी जो मुद्रा बाजार को डायरेक्ट प्रभावित करता है वो, और इनडायरेक्ट प्रभावित करता है वो। तो प्रत्यक्ष अंग में 3 ही है। सबसे ऊपर तो कौन? आरबीआई, उसके बाद व्यापारिक बैंक, और एक इसमें शामिल है सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, सहकारी बैंक। ये तो इसके प्रत्यक्ष अंग है। अप्रत्यक्ष अंग में 2 हैं। एक तो है निजी बैंक
प्राइवेट बैंक में भी तो नॉर्म सेम ही होते हैं, तो ये बाजार तो कौन सा होगा, संगठित ही होगा। लेकिन ये इसको प्रत्यक्ष से प्रभावित ना करके इनडायरेक्टली तो प्रभावित करते हैं निजी बैंक। और एक है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। देखो दोनों है तो संगठित ही, लेकिन मुद्रा बाजार का सर्वेसर्वा आरबीआई है, ठीक है। आरबीआई, व्यापारिक बैंक और सहकारी बैंक ये तो एक ग्रुप है, और इसके अलावा सारा अलग ग्रुप है। और गैर बैंकिंग संस्थाओं में आपने सबके नाम सुन भी रखे होंगे। एलआईसी का नाम सुना है क्या? यूटीआई का, यूनिक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नाम सुना है क्या? यूटीआई, एक एलआईसी, एक जीआईसी। जैसे एलआईसी होती है वैसे जनरल इंश्योरेंस भी होती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एक बार लिखो इसको। देखो ये समरी है, अगर ये चीज आप खुद किताबों से पढ़ो तो 10 दिन में तैयार नहीं कर पाओगे, तो इसको घर जाके ढंग से देखना, समझना,